नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम जो अगले प्रश्न हैं उस पर बढ़ें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत क्लास 12th में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चौथे चैप्टर में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, अब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं जो 5 नंबर के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मेंडल के द्विगुणित संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित क्या करिए, व्याख्या करिए या कहते वर्णन करिए। ऐसा करके आपको प्रश्न दिया है। डबल हाइब्रिड क्रॉस की यहां आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है ना। तो डबल हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है यह आप जानते हैं। अगर दो लक्षणों को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है, संकर कराया जाता है, तो उसको हम डबल हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। यहां देखिएगा, मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस डन बाय द मेंडल। जब मेंडल को एक युग्म विकल्पी लक्षणों के क्रॉस अर्थात एक संकर क्रॉस या एक गुण वंशागति, जिसे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस कहते हैं, में सफलता प्राप्त हो गई, तो उसने 2 युग्मक विकल्पी लक्षणों के कार्य किया। इस प्रकार अध्ययन को द्विसंकर क्रॉस उन्होंने नाम दिया। एक उदाहरण में कहा गया कि मटर के बीज के बीजावरण के रंग तथा उसके आकार को आधार बना करके अगर क्रॉस कराया गया तो वहाँ जो है डबल हाइब्रिड क्रॉस की बात आती थी। देखिए क्या लिया गया, बीज का रंग और दूसरा लिया गया आकार। बीज का जो प्रभावी रंग था वो पीला था और आकार राउंड था, लेकिन अप्रभावी की बात करें तो हरा जो है क्या है, अप्रभावी कैरेक्टर और झुर्रीदार। तो ये 2 कैरेक्टर्स हो गए। तो 2 कैरेक्टर्स का जो जोड़ा था उसी की वजह से इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, आप जानते हैं। P1 शुद्ध प्रभावी पौधे अर्थात पीला गोल तथा हरा झुर्रीदार के बीच वाले दोनों शुद्ध मध्य क्रॉस से सभी बीज F1 पीढ़ी में क्या होते थे, गोल और पीले। ये दोनों लक्षणों के लिए क्या है, संकर या विषम युग्मनजी है। जबकि F1 पीढ़ी पौधे को जब स्वपरागण कराया गया तो आंकड़े कुछ अलग हो गए। उन्हीं की आपको यहां दोस्तों चर्चा करनी है कि क्या आंकड़े मिले। तो देखें, आंकड़ों में कुछ इस तरह से था, 315 बीज जब गोल वाले और पीले वाले थे, 108 बीज गोल किंतु हरे थे, 101 बीज झुर्रीदार थे किंतु पीले थे, और 32 बीज ऐसे थे जो झुर्रीदार थे लेकिन हरे थे। ये कंडीशन दिखाई थी। अब यहां देखिए क्रॉस को कर करके दिखाया गया है ना। और आपको पहले में गोल पीले व दोनों प्रभावी 9 प्राप्त हुए प्लांट, गोल व हरे पहला प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, ये 3 प्लांट प्राप्त हुआ। झुर्रीदार व पीले पहला अप्रभावी, दूसरा प्रभावी, ये भी 3 प्राप्त हुए। झुर्रीदार हरे ये दोनों क्या हैं, अप्रभावी। यानी 3:1 ये रेशियो मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में। द्विसंकर क्रॉस के द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का क्या है, प्रदर्शन होता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि 16 बीजों में से 9 दोनों प्रभावी लक्षण वाले होंगे। साथ ही साथ जो 3-3 का रेशियो मिला है, इनके कैरेक्टर्स को भी अलग आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां आगे देखें। अब इस बात को समझें उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिए। डबल हाइब्रिड क्रॉस का जो डायग्राम है वो आपके सामने है, उसको देख लीजिए। यहां देखिए पीला गोल है ना, पीला गोल जो है उस कैरेक्टर्स को लिया गया है। Y से पीला, R से गोल। पीला गोल ये P1 जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन, जनक पौधे जिसे कहते हैं। और यहाँ स्मॉल y और स्मॉल r, ये हरा और झुर्रीदार मटर थे। दोनों के कैरेक्टर्स से जो गैमीट टाइप के बन करके आए वो क्या आए, कैपिटल R स्मॉल r, सॉरी कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, जिससे बना क्या, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। यही कंडीशन मिली आपकी F1 जनरेशन में, जिसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स के बेस पे पीला और गोल कहेंगे। यानी पीला रंग और गोल आकार बीजों का दिखाई दिया था कब, फर्स्ट जनरेशन या F1 पीढ़ी में। लेकिन जब इनका F1 संतति, F2 संकरण और F1 संतति के बेसिस पे देखा गया, यानी एक तरह से देखा जाए इसमें F2 जनरेशन की क्रॉसिंग को देखा गया, या F2 जनरेशन है, तो वहां क्या मिला भैया, यहां देखिए ये गैमीट है और यहां गैमीट है, उनका क्रॉसिंग किया गया। थोड़ा देख लीजिए आप चेकर बोर्ड। सोलह बनेगा, याद रखिएगा, साथ साथ चाहें तो आप बना भी सकते हैं। रुक जाइए, क्लियर नहीं बन रहा है। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। यहां देखिए स्मॉल y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल R। यहाँ भी वही स्मॉल y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, और यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R। अब इनकी क्रॉसिंग के बेसिस पे जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पहले भी इनका तो ये आएगा स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। और होने वाला पौधा कैसा होगा, स्मॉल y और स्मॉल r। इनमें देखें, यहां देखिए स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह से अब जब आप चार्ट बनाएंगे इनका, तो इस तरह से चार्ट बन जाएगा मेरे बच्चों। यहां देखिए पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और होगा कहीं बच्चों, पीला गोल 8, पीला गोल 9, 9 ऐसे मिले जो कि पीला और गोल है। क्लियर, पीला गोल जेनेटिक स्ट्रक्चर रखने वाले 9 मिले हैं, 9। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y,
कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह से मेरे बच्चों 3 आपको पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, फिर पीला झुर्रीदार, 3 आपको मिला क्या? पीला झुर्रीदार। इनका क्या स्ट्रक्चर था? कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, यह स्ट्रक्चर था। ठीक, अगला देखें। गोल पीला, पीला गोल, पीला गोल, ये तो हो गया है। हरा गोल, हरा गोल, हरा गोल, 3 मिला आपको क्या? हरा प्लस गोल। हरा गोल का जो स्ट्रक्चर था कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये स्ट्रक्चर हुआ। चौथा आपको मिला, वो क्या है भाई? किस कलर का? हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। इसका क्या रहा? स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, जैसा कि आपने क्रॉस किया था पहले ही आपको मिला था। तो ये इतनी संख्या रही। इसी के आधार पे 9:3:1, यहाँ मैंने गलत कर दिया है, यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, 1, यह रेशियो मिलता है जैसा कि आप दिखे हैं। इसी को समलक्षणी अनुपात या दृश्य रूपी अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो इनको बच्चों देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए। एग्जाम में आता है तो आपको चार्ट देना पड़ेगा, और अगर आप चार्ट अच्छे से बना लेते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, गुणात्मक विकल्पी से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। आगे, मनुष्य में रुधिर वर्गों का क्या है, वंशागति कैसे होती है, इसको आपको समझाना है। मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। नाम है बर्नस्टीन, एक साइंटिस्ट है बर्नस्टीन, 1924-25। इसमें क्या हुआ, ने पता लगाया कि मानव के रुधिर वर्ग मेंडल के नियमों के अनुसार, किंतु उसके आधारभूत जो कारक हैं, फैक्टर के सिद्धांत से हटकर बहुगुण एलीलवाद या गुणात्मक विकल्पी मल्टीपल एलिलिज्म पाया जाता है। इस प्रकार की वंशागति 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। क्लियर है? रुधिर वर्गों को प्रदर्शित करने वाली प्रतिजन या एंटीजन तथा उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए यहाँ 3 जीन होते हैं। प्रतिजन ए के लिए एंटीजन आई लिख करके ए उसके ऊपर स्मॉल लगा दिया जाता है, यानी आई ए पढ़ा जाता है। बी के लिए आई बी स्मॉल, दोनों प्रतिजन की उपस्थिति के लिए आई 0 माने जाते हैं। इस प्रकार एक मनुष्य में इनमें से कोई 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीन्स एक जोड़ा समघात गुणसूत्रों के निश्चित लंबाई में स्थित होते हैं, किंतु तीसरा जीन भी अर्थात तीनों जीन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की रुधिर वर्गों की वंशागति समष्टि के जीन पूल पर निर्भर करता है, अर्थात समष्टि अनुवांशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसी को कहते हैं। समष्टि यानी एक लंबा समूह एक ही जाति के जीवों का। ठीक है।
देखिए IAIB सह प्रभावी हैं, यानी एक साथ रहते हैं दोनों तभी प्रभाविता है, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, किंतु I0 अन्य दोनों जीन्स के लिए अप्रभावी है। अर्थात किसी मनुष्य के रुधिर में क्या होगा भाई, अगर IA की कंडीशन होगा तो भी O बनेगा, A बनेगा ब्लड ग्रुप, और IAO होगा तब भी क्या करेगा, ब्लड ग्रुप O ही बनेगा। अगर वहीं B है ब्लड ग्रुप, कब IB है तब भी B बनेगा, और IB और IO है तब भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप B ही बनेगा। लेकिन यहां देखिए AB के लिए IAIB दोनों का क्या है, साथ साथ रहना है, इसी को कोडोमिनेंट कहते हैं। और IO है तो वो ब्लड ग्रुप बनेगा। ये चीज यहां आपको मिल रही है। इस तरह से मेरे बच्चों ब्लड ग्रुप कैसे किसी बच्चे में बनेगा, यह प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और हर बार आने के चांस बनते हैं कि मदर में ये है, फादर भी ये है, कैसे उनका आगे की जनरेशन में होगा। एक दो क्वेश्चन हमने समझाया है, यहां देख लीजिए। इसी के अनुसार माता पिता से शिशु में रुधिर वर्ग के अवतरण को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार रुधिर वर्ग A, B तथा माता पिता के क्रॉस तथा अवतरित वर्ग निम्नवत, जैसे अगर AA ब्लड ग्रुप रखने वाला मदर हो, B रखने वाला फादर हो, तो उस कंडीशन में बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, AB हो जाएगा। पहले IAIA IB रखा है, उस कंडीशन में मेरे बच्चों दो कैटेगरीज होती है, या IAIB वाला बन जाए या IAIO वाला बन जाए, यहां वाला। तो उस कंडीशन में या तो AB या A दोनों में से कोई एक ब्लड ग्रुप पाया जाएगा बच्चे, ठीक है। अगर B वाला ब्लड ग्रुप है IA और IO के साथ, तो यहां जो है भी वही कंडीशन, AB के साथ B ब्लड ग्रुप बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बच्चों IAIO IBIO यानी कि ब्लड ग्रुप मां में A या O हो या पिता में क्या हो, B या O हो, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप चारों बनने की संभावनाएं बन जाती है। AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। यही मेन व्यवस्था है जो कि अरेंज की गई है, जिसके आधार पे कैसे किसी जीव का या कह दे किसी मनुष्य के ब्लड का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ब्लड ग्रुप बनेगा, इसी का बेस बना करके बताया गया है बच्चों। अगर ये दोनों चीज़ें आप समझ पा रहे हैं तो आप ब्लड ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, कहीं भी किसी तरह से भी घुमा के प्रश्न आए, ठीक है। इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नहीं आएगा तो भी कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बातें रखिएगा मेरे बच्चों, फिर उसको इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। देखें प्रश्न चौथा जो है, यह भी यहां इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। लिग्न सहलग्न जीनों की वंशागति किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लेकर समझाइए। लिग्न सहलग्न वंशागति क्या है, मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति रेखा चित्र की सहायता से बताइए। लिग्न सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, अप्रभावी सहलग्न लक्षणों के किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। रेखा चित्र के माध्यम से किसी एक रोग की वंशागति स्पष्ट करिए। वर्णांता क्या है, मनुष्य में वर्णांता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण आपको करना है। लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में आपको बताना है। तो लिग्न सहलग्न रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख करके चलना है।
वहीं देखिए हीमोफीलिया के बारे में भी बताया गया है कि हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है उसे बताइए। या दिया है विवाह, एक हीमोफीलिया वाली ग्रसित पुरुष का विवाह जो है सामान्य महिला के साथ हो रहा है ना, तो उनकी संतानों में क्या वंशागति होगी उसको बताइए। आगे दिया है अनुवांशिक विकार से आप क्या समझते हैं। लिंग सीमित और लिंग अप्रभावी जीन्स में विभेद कीजिए। हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखना है, यहां भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, हर बार अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से प्रश्न है। आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांता का वर्णन करिए। लिग्न सहलग्न लक्षणों से आप क्या समझते हैं, रेखांकित चित्रों के माध्यम से इसे आप क्या करिए, व्यक्त करिए। मनुष्य में 2 लिग्न सहलग्न लक्षणों की क्या है, वंशागति आपको बतानी है। चलिए बात करेंगे आनुवांशिक विकार की। आनुवांशिक विकार क्या है भाई? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर कोई बीमारी जाती है तो उसी को हम आनुवांशिक विकार के रूप में देखते हैं। यहां देखिए दिया है आनुवांशिक विकार जनक से यानी पैतृक या पिता से, पेरेंट से संतत में गुणों का पुनरावृत्ति गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। जब इन गुणसूत्रों के अनुपात में कोई कमी या वृद्धि हो जाती है तो संतति में कुछ रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें आप आनुवांशिक विकार कहते हैं। जैसे क्लिफ्लेंटर की बात हुई थी, क्लिफ्लेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस तरह की सिंड्रोम्स की कंडीशन आ रही थी। लिग्न सहलग्न गुण क्या होते हैं, सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होते हैं, इसे देख लीजिए आप। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है, और ये जो लक्षण होते हैं जीन्स ही जंतु में लैंगिक रूपता यानी मेल फीमेल के अलग होने की बात, या कह दें बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे अलग होना के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं का यह जो गुण है अत्यधिक जटिल और व्यापक हो जाता है और इसे निर्मित करने के लिए ऑटोसोमल जीन्स भी प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग गुणसूत्र पर कुछ जीन लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले यानी कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते, ठीक है, लिग्न सहलग्न जीन्स कहलाते। जो लिंग सहलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं इनकी वंशागति लिग्न सहलग्न वंशागति या लिग्न संलग्नता कहलाती है। मनुष्य में लगभग 120 इसी प्रकार के लक्षणों की वंशागति पाई गई है। मनुष्य में इसका अध्ययन इसकी वंशागति विश्लेषण के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब विश्लेषण के द्वारा इसकी गिनती का क्या मतलब है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कौन सी बीमारी जा सकती है या जा रही है, इसका जो है विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर बताया जाता है। अब उस विश्लेषण से अगर पता चल गया कि हाँ अगली जनरेशन में बीमारी जा रही है तो प्रिकॉशन आदि के द्वारा बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा सकता है, नई जनरेशन को इस बीमारी से बचाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये एक तरह से आविष्कार है जो कि साइंस ने आपको दे दिया है, जिससे कि आप जो है यह चीज़ें समझ सके। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन को मैथमेटिकली होता है और उसके हिसाब से आप आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो सब ये जो आप आज कर पा रहे हैं यह जो है मेंडल साहब की देन है। गिरगर जॉन मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने जो कुछ खोज ले आकर के आपके सामने रखी उनसे आपको फायदा मिला है, उनसे आज आपने सीखा है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, आगे देखिए इनमें कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है वो क्या है, अलग अलग के बेसिस पे। पहला है यक्ष सहलग्न लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो यक्ष गुणसूत्र पर हों। यह है यक्ष गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर
इनके लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं। वंशागत में ये लक्षण पुत्रों को केवल माता से तथा पुत्रियों को माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। इन्हें डायंड्रिक लिंग सहलग्न लक्षण भी कहा जाता है, जैसे वर्णांता, रतौधी और हीमोफीलिया। तो पहला तो था क्या, यक्ष सहलग्न लक्षण। अब यक्ष सहलग्न लक्षण के बारे में आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा, अगर वंशागति होती है तो पुत्रों को केवल माता से, पुत्र अगर है तो उसको सिर्फ माता से, और अगर जो है पुत्री है तो माता या पिता दोनों में से किसी से प्राप्त हो सकता है। इन्हें डायंड्रिक लिंग सहलग्न लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, हीमोफीलिया हुआ या रतौधी हुआ, ऐसे ही यह लक्षण रखने वाली बीमारियां जो यक्ष सहलग्न लक्षण है, इन्हीं के द्वारा यह बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। यक्ष लिंक डिजीज के नाम से इनको आप जानते हैं। अब वाई सहलग्न के बारे में थोड़ा सा देखिए। अब यहां वाई सहलग्न जो होगा वह वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों के पर स्थित होते, यानी वाई गुणसूत्र के साथ ट्रांसफर होंगे। इस प्रकार के सहयोगी यक्ष गुणसूत्रों पर इनके जो एलील्स हैं नहीं पाए जाते, यानी सिर्फ वाई पे है तो वाई पे पाया जाएगा, यक्ष पर कोई भी एलील्स नहीं होगा। अतः प्रत्येक संतति में पिता से केवल पुत्रों तक ही यही जाते हैं। इन्हें होलैंड्रिक लिंग सहलग्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, होलैंड्रिक यानी वाई सहलग्न। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो लक्षण जाएंगे वो पिता से केवल पुत्रों तक, पिता से लक्षण कहां जाएंगे, पुत्र तक। ठीक है, इनमें माता वाली बात कोई नहीं है, माता जी से आपको लक्षण नहीं मिलने वाले हैं। पिता से हमेशा पुत्रों पे यह लक्षण जाता है। अगर इसमें हम देखें तो कर्णपल्लों की हाइपर ट्राइकोसिस की जो कंडीशन है कर्णपल्लों की, वह जो देखी गई है वह इन्हीं के यक्ष सहलग्न लक्षण के रूप में पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। इसको यक्ष सहलग्न रोग के नाम से भी आप कह सकते हैं। अब तीसरा है यक्ष वाई सहलग्न, यानी जहां की यक्ष और वाई दोनों की सहलग्नता हो, दोनों जिम्मेदार। तो यहां देखिए, इनके जीन्स एलील्स के रूप में यक्ष एवं वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं। अतः इनकी वंशागति पुत्रों एवं पुत्रियों के सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न गुण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण लिंग सहलग्न रोग। थोड़ी सी बात होगी दोस्तों वर्णांता की और उसकी वंशागति की। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है लाल व हरे रंग को ना पहचान पाना। कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो कि लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, और ऐसे लोग जो होते हैं उनको रेलवे आदि में नौकरी नहीं मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चंस भी दो बार पूछा गया है। इसमें होता क्या है, प्रोटॉन दोष या डाल्टनिज्म का नाम भी इनको दिया जाता है। इस रोग के अन्य नाम है, डाल्टनिज्म कहें या क्या कह दें, प्रोटॉन रोग कहें। इस रोग के कारण चित्रकार, पेंटर, वाहन चालक आदि अत्यधिक क्या है, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भाई वाकई में समस्या है, लाल हरा रंग ही पहचान नहीं पाएंगे। इस रोग का जो जीन है वो क्या है, अप्रभावी होता है तथा लिंग गुणसूत्रों में यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता। यानी यह क्या है, यक्स सहलग्न रोग है। एक वर्णांध पुरुष, एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं, परंतु पुत्रियां जो होंगी यक्स गुणसूत्र पर पिता का वर्णांता का प्रभावी जो जीन्स है वो पहुंच जाता है। उसके बाद इस जीन के वाहक का कार्य करती, यानी पुत्रियां हमेशा वाहक का कार्य करेगी और पुत्र जो होंगे वो प्रभावी हो जाएंगे, है ना। इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे पुत्र, और पुत्रियां क्या होंगी, वाहक का कार्य करेगी। एक सामान्य पुरुष तथा एक वाहक स्त्री की संतानों में केवल लड़कों में ही वर्णांता विकसित होती है, तथा एक यक्स गुणसूत्र पर वर्णांता का जीन होने पर भी लड़कियों में यह रोग नहीं होता, परंतु वाहक का कार्य करती है। एक अन्य स्थिति में यदि एक वाहक स्त्री एक वर्णांत पुरुष के साथ सहवास करती है तो होने वाली जो संतानें होंगी, आधे पुत्र क्या होंगे, वर्णांत, और आधे सामान्य होंगे। आधी पुत्रियां सामान्य होंगी और आधी क्या होंगी, आपकी वाहक की तरह कार्य करेंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी और यह जो रोग है कितना खतरनाक है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यही जाएगा। तो इस तरह से अगर कंक्लूजन निकाला जाए, 4 कंक्लूजन निकला। स्त्रियां तभी वर्णांध होती हैं जबकि वर्णांता के जीन दोनों यक्स यक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। पहली बात, क्यों वर्णांता का जीन प्रभावी अप्रभावी होता है और सामान्यतः स्थिति में यक्स गुणसूत्रों पर ही इसका प्रभाव रोग के रूप में दिखाई देता है। दूसरी बात क्या पता चली, केवल एक यक्स गुणसूत्र पर वर्णांता का जीन स्थित होने पर स्त्री केवल क्या होगी, वाहक होगी। दो बातें पता चली। तीसरा देखिए, पुरुषों में यक्स गुणसूत्र केवल एक ही होता है, अतः उस पर वर्णांता का क्या है, जीन होने पर भी वह वर्णांध होता है। ठीक है। और स्त्रियों में यह रोग लगभग 1 से 2% ही दिखाई देता है। ज्यादातर क्या है, पुरुष इससे प्रभावित होते हैं, यानी पुरुषों में ज्यादा मात्रा में यह बीमारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका एक सेक्शन अच्छा सा यहां कंप्लीट होता है मेरे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे। इसी के साथ जो सॉर्ट आउट किया गया है क्वेश्चन सीरीज आपके लिए यहाँ समाप्त होती है। आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करिए। मैंने बोल बोल समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चंस के मेथड जो हैं लिखने के, उसको आप ध्यान दे सके, इस वजह से चीज़ों को समझिए और लिखिए, याद करिए, और इसको कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, इसके लिए बार बार वीडियोस का यूज़ करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक दोस्तों, आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।